नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों एमपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं उन प्रश्नों के संग्रह को लेकर हम इस मॉडल पेपर के थ्रू आपके सामने लेकर आए, ठीक है। उन प्रश्नों को बहुत ही इंपॉर्टेंट, सिलेक्टेड और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे न्यू वीडियो डले आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अभी दोस्तों आपकी आगामी एग्ज़ाम है एमपीपीएससी की और एमपी पुलिस, ठीक है, कांस्टेबल की एग्ज़ाम है आपकी। तो दोस्तों जिसमें आपको कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए आपका, इसलिए हम लगातार आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, ठीक है। पहला प्रश्न है दोस्तों आपका, मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है, ठीक है ना। आपको बताना है दोस्तों कि मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है। आपके सामने उत्तर है दोस्तों, राजगढ़ की जिले के चिड़ीखो को मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, ठीक है। चिड़ीखो को मालवा का कश्मीर भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों के नाम बताना है आपको, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जो रंगमंच कलाकार हैं उनके नाम पता होना चाहिए दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों एमसीक्यू में आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों में से एक है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रसिद्ध जो रंगमंच कलाकार हैं उनके नाम क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रंगमंच कलाकारों में बंसी कौल, हबीब तनवीर और सत्यदेव दुबे, ठीक है ना। ये तीन नाम हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की शुरुआत करने का श्रेय किसको जाता है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में सिलेक्शन की ओर लेकर जाते हैं, ठीक है, या सिलेक्शन दिलाते हैं कि मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा करने की जो शुरुआत का श्रेय है दोस्तों वो किसे जाता है। श्रेय जो है दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय को जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में रंगमंच परंपरा की जो शुरुआत हुई थी उसका जो श्रेय है दोस्तों ये कमला देवी चट्टोपाध्याय को जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। खम्ब स्वांग लोकनाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ ये कि खम्ब स्वांग लोकनाट्य किस आदिवासी समाज द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, खम्ब स्वांग लोकनाट्य कोरकू आदिवासियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, कोरकू। या सीधा सीधा आपको पूछ लिया जाता है कि खम्ब स्वांग लोकनाट्य किसके द्वारा किया जाता है, किस आदिवासी या किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कोरकू आदिवासियों द्वारा यह लोकनाट्य जो है वो किया जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें जो पुरुष कलाकार होते हैं वो स्त्री के वेश में विभिन्न मुद्राओं नृत्य करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि वास्तविक नाम क्या था तानसेन का, आपको बताना है। तो दोस्तों काफ़ी बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों उनका नाम था रामतनु पांडे, ठीक है। क्या नाम था उनका, रामतनु पांडे। गम्मत नाट्य परंपरा मध्य प्रदेश के किस अंचल में प्रचलित है, ठीक है। आपको बताना है दोस्तों कि गम्मत नाट्य, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। आपको बताना है कि गम्मत नाट्य जो है वो किस अंचल में प्रचलित है। तो ठीक है दोस्तों, ये जो गम्मत नाट्य परंपरा है ना ये निमाड़ अंचल में बहुत प्रसिद्ध है या प्रचलित है, ठीक है, याद रखिएगा, निमाड़ अंचल में बहुत ही प्रचलित है गम्मत नाट्य। तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था, आपको बताना दोस्तों तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों तानसेन का जन्म आपको यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर कहाँ हुआ था ये भी पता चल जाएगा और कब हुआ था ये भी पता चल जाएगा। आपको दो क्वेश्चन के आंसर एक साथ मिल जाएंगे। दोस्तों तानसेन का जो जन्म है वो ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में 1506 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, ठीक है। आपको पता चल गया कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ठीक है, ग्वालियर जिले के बेहट ग्राम में, और कब हुआ था 1506 ईस्वी में, ठीक है। भारत की पहली किन्नर महापौर कौन है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन बार बार, ठीक है ना। अगर आपने इससे पहले अगर एग्जाम दिया है तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत की जो पहली किन्नर महापौर है कमला जान, जो कि कटनी से निर्वाचित हुई थी, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है।
तानसेन ने संगीत की शिक्षा किससे ग्रहण की थी? आपको बताना है दोस्तों कि तानसेन जो कि एक महान संगीतज्ञ थे, उन्होंने शिक्षा किससे ग्रहण की थी संगीत की? तो दोस्तों तानसेन ने संगीत की जो आरंभिक शिक्षा है वो स्वामी हरिदास से ली और इसके बाद वह रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में शामिल हुए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। एक एक क्वेश्चन का एक एक उत्तर याद रख के जाइएगा, एग्जाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, बुनकरों का नगर किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है ना, काफ़ी लोगों को इजी लग रहा क्वेश्चन क्योंकि आंसर पता होगा, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। बुनकरों का नगर किसे कहा जाता है दोस्तों? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर को ही बुनकरों का नगर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, बुनकरों का नगर बुरहानपुर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सरोद वादक उस्ताद अलीउद्दीन खान का जन्म कहाँ हुआ? ठीक है, तो दोस्तों आपको बताना है कि सरोद वादक, जो प्रसिद्ध सरोद वादक हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान का जो जन्म है दोस्तों त्रिपुरा में 1881 में हुआ था। ठीक है, इन्होंने सरोद वादन की आरंभिक शिक्षा जो है दोस्तों उस्ताद अली अहमद खान तथा उस्ताद वजीर से प्राप्त की थी। ये भी आपको पता चल गया। उस्ताद अलाउद्दीन खान मध्य प्रदेश के किस महाराजा के दरबार में रहे? अब आपको बताना है दोस्तों कि ये किन के दरबार में रहे। तो दोस्तों ये उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है बाद के वर्षों में मध्य प्रदेश में जो मैहर के राजा ब्रजनाथ सिंह थे उनके दरबार में रहे और यहीं पर बस गए। ठीक है, उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। आपको समारोह, ठीक है ना, वो कालिदास समारोह हो, तानसेन समारोह हो, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाया जाता हो, या समारोह से रिलेटेड इनका आयोजन पूछा ही जाता है दोस्तों कहाँ पर होता है करके। ठीक है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खान समारोह का आयोजन किया जाता है। याद करिएगा, रट लीजिएगा, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, चलिए संगीतज्ञ कृष्णराव पंडित का जन्म कहाँ हुआ था? अब आपको बताना दोस्तों कि जो संगीतज्ञ हैं कृष्णराव पंडित, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जन्म जो है 1893 ईस्वी, देखिए कब हुआ था ये भी पता चल गया आपको। और कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, अब आपको यहाँ और जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इनके गुरु का नाम मोहम्मद निसार हुसैन था और संगीत की बोलतान शैली में कृष्ण राव पंडित का इनको विशेष योग्यता प्राप्त थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ें, 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निर्गुड़िया गायन शैली मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रचलित है? ठीक है, आपको गायन शैली जरूर पूछी जाती है, किस क्षेत्र में प्रचलित है। नृत्य शैली पूछी जाती है, कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो निर्गुड़िया गायन शैली जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्र में बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, निर्गुड़िया गायन शैली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? अब ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों ये शुरुआत की गई थी सिंगा जी के द्वारा। ठीक है, मालवा और निमाड़ में तो प्रचलित है, ये पता चल गया आपको। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? सिंगा जी के द्वारा। ठीक है, भरथरी क्या है? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भरथरी क्या है। दोस्तों भरथरी जो है वो नाथ पंथ के लोगों द्वारा गाए जाने वाला एक गीत है और जो कि मालवा अंचल में बहुत ही प्रचलित है। ठीक है, इसके द्वारा नाथ पंथ लोगों के द्वारा यह गाया जाने वाला एक प्रमुख गीत है, ये भी आपको पता चल गया। और यह कहाँ पर प्रचलित है? मालवा अंचल में। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध आला गायन में किसकी वीरता का वर्णन है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 है आज का कि बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध आला गायन है, ठीक है ना, इसमें किसकी वीरता का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों इसमें किसके, बुंदेलखंड का जो प्रसिद्ध आला गायन है इसमें आला एवं उदल की वीरता का वर्णन किया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पांडवानी गायन शैली में किसकी कथा का वर्णन किया जाता है? ठीक है, पांडवानी जो गायन शैली दोस्तों इसके अंतर्गत पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। ठीक है, बघेलखंड की जो पांडवानी गायन है इसमें पांडवों की कथा का वर्णन किया जाता है। तीजन बाई तथा झाड़ूराम दिवागन इस गायन शैली से संबंधित कलाकार है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन? तीजन बाई और झाड़ूराम दिवागन। ठीक है, इस गायन शैली से संबंधित कलाकार है। कौन सी गायन शैली? पांडवानी गायन शैली। और यह किससे संबंधित है? इसमें किसका वर्णन है? तो पांडवों की कथा का वर्णन है। ठीक है,
राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि राई नृत्य जो है मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों राई नृत्य जो होता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, जब भी बुंदेलखंड क्षेत्र में विवाह, पुत्र का जन्म होता है आदि के अवसर पर यह किया जाता है। क्या? राई नृत्य। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया। ठीक है ना, देखिए आपको एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि राई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित, तो आपको सीधा टिक लगाना है बुंदेलखंड में। बट आपको यहाँ ये भी पता चल गया कि ये विवाह, पुत्र जन्म, ये मतलब खुशी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, और राई नृत्य का जो आयोजन है दोस्तों समाज के लिए प्रतिष्ठा का विषय होता है। ठीक है, कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों डायरेक्ट कि निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है। या आपको रचना का नाम दे देता है, आपको कवि के नाम दे देते हैं, आपको बताना है कि यह रचना किसकी है। तो आपको याद होना चाहिए कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है। ठीक है, देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतु संहार, ये सभी रचनाएं किसकी हैं दोस्तों? कालिदास, महाकवि कालिदास की है। ठीक है, चलिए कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? अब आपको बताना है दोस्तों कि जो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध हैं इनका जन्म कहाँ हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको बहुत से क्वेश्चनों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये तो एक कौन से कवि थे? छायावादी कवि थे। ठीक है, छायावादी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में, मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था? श्योपुर जिले में हुआ था। और कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर अभी तक मिल चुके हैं कि ये एक छायावादी कवि थे, इनका जन्म मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में हुआ था और कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनकी रचनाएं भी दी गई है आप। ठीक है, तो इनकी रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक डायरी और कामायनी और पुनर्विचार। ठीक है, पुनर्विचार इनकी रचनाएं हैं। व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ स्थित है? जन्म स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों हरिशंकर परसाई का जो जन्म स्थान है वो मध्य प्रदेश के इटारसी के नज़दीक जमानी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के इटारसी के नज़दीक जो जमानी नामक गांव है यहाँ पर इनका जन्म स्थान है या इनका यहाँ पर जन्म हुआ था। ठीक है, अब इनकी रचनाएं भी दी गई है आपको। बोलती रेखाएँ, एक लड़की, 5 दीवाने, तट की खोज, ज्वाला और बल, निठल्ले की डायरी आदि इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना, ये भी याद रखना है आपको। खजुराहो में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं? ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको पूछा जाता है, खजुराहो में कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर स्थित है या खजुराहो किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए खजुराहो में कौन कौन से मंदिर हैं? कंदरिया महादेव का मंदिर। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन कौन से मंदिर है, एक और बार रिपीट कर देते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर, ये सभी मंदिर प्रसिद्ध हैं खजुराहो में। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठीक है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जो जिला है वो हरदा जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि जबलपुर को किस और नाम से जाना जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि जबलपुर को और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों जबलपुर को किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि यह कलचुरी वंश की राजधानी रह चुकी है। ठीक है, आपको एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि कलचुरी वंश की राजधानी कौन सी है या त्रिपुरी किस वंश की राजधानी है। ठीक है, तो वो आपको ये भी याद रखना है कि जो त्रिपुरी है वो कलचुरी वंश की राजधानी रही है और जबलपुर को ही पहले त्रिपुरी नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो दोस्तों भारत का पहला झंडा सत्याग्रह देखिए जबलपुर से आरंभ हुआ था, ये सबको पता है, पर कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1923 से हुआ था। ठीक है, भारत का पहला झंडा सत्याग्रह जबलपुर से 1923 में आरंभ हुआ था। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी तथा संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा।
मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है जबलपुर में। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला कृषि विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो जबलपुर में ही स्थापित किया गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा, जबलपुर आपका आंसर हो जाएगा। भरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, आपको बताना है कि भरहुत में किसके स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरहुत में अशोक के स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन के आंसर मिल गए आपको। ठीक है, कि मध्य प्रदेश के सतना जिले के भरहुत में अशोक के स्तूप के अवशेष मिले थे और इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में मैग्नीज नगरी किसे कहा जाता है? ठीक है ना, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज नगरी किसको कहा जाता है। सभी को पता है दोस्तों कि बालाघाट जिले के भरवेली में मैग्नीज की खदान स्थित है, इसलिए बालाघाट को ही मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में तांबा नगरी किसे कहा जाता है? अब आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में तांबा नगरी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बालाघाट में स्थित मलाजखंड भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है स्थल है। ठीक है, इसलिए मलाजखंड को तांबा नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि यह सागर में किया गया था, पर आपको इसके अतिरिक्त भी यहाँ जानकारी मिलेगी। देखिए, मध्य प्रदेश का जो पहला 1946 में मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1946 में। कहाँ किया गया था? सागर में। ठीक है, 1983 में इसका नाम हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। कब? 1983 में। और तथा इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2008 में प्राप्त हुआ। आपको यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। ठीक है ना, कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला विश्वविद्यालय सागर में स्थापित किया गया। कब किया गया? 1946 में। फिर 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कर दिया गया। उसके बाद इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो दर्जा है वो 2008 में प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन रट के जाना एग्जाम में। जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? सागर जिले में स्थित है मध्य प्रदेश में नेहरू पुलिस एकेडमी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादोही अभ्यारण्य सागर जिले में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। विदिशा को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? आपको बताना दोस्तों कि विदिशा को और किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विदिशा को मुगल काल में विदिशा को आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता था। कब? मुगल काल में। ठीक है, उसके बाद 1952 में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका नाम विदिशा कर दिया। ठीक है, मुगल काल में आलमगीरपुर। उसके बाद 1952 में भारत के जो राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने इसका नाम विदिशा कर दिया। प्राचीन काल में विदिशा को बेसनगर, भेसला या महाबलिस्तान के नाम से जाना जाता था या कहा जाता था। ठीक है ना, बेसनगर, भेसला या महाबलिस्तान। ठीक है, उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विदिशा के उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित है? तो विदिशा में। इन गुफाओं के द्वार पर विष्णु भगवान की वराह अवतार की प्रतिमा है। ठीक है, और यहाँ वीरसेन साव का भी अभिलेख है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी जानकारी आपको मिल गई। ठीक है, आगे बढ़े 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। हलाली नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो विदिशा में हलाली नदी पर, देखिए आपको ये भी पता चल गया कि विदिशा में। ठीक है, विदिशा में हलाली नदी पर हलाली परियोजना, सम्राट अशोक सागर जो परियोजना है वो स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। दक्कन का दरवाजा नाम से किस किले को जाना जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, रट लीजिएगा कि दक्कन के दरवाजे के नाम से किस जिले को जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किले को दक्कन का दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? असीरगढ़ के किले को, जो कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित है, दक्कन के दरवाजे के नाम से या दक्कन का दरवाजा नाम से जाना जाता है। ठीक है, असीरगढ़ किले को। और 1601 में अकबर ने अपनी अंतिम विजय में असीरगढ़ के किले को जीता था, ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा किस प्रदेश से लगती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जो सबसे कम सीमा है वो गुजरात से लगती है, ठीक है ना। आपको पता है कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो कुल 5 राज्यों से लगता है, जिसमें कम सबसे गुजरात से लगती है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख उत्पादन किस जिले में किया जाता है? दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लाख का जो उत्पादन है वो उमरिया जिले में होता है, ठीक है ना। उमरिया जिले में लाख का जो उत्पादन है वो सबसे अधिक होता है। भारत की पहली किन्नर विधायक कौन है? दोस्तों भारत की जो पहली किन्नर विधायक है वो शबनम मौसी, मध्य प्रदेश के सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र जो कि शहडोल जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ से चुनाव जीती थी, ठीक है ना। कौन? शबनम मौसी, जो कि मध्य प्रदेश के सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी, ठीक है, याद रखिएगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों? उमरिया जिले में, ठीक है। और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आपको याद रखना है दोस्तों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है, और उमरिया जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, आपको यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, तो दोस्तों वो है छिंदवाड़ा, और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है आपको 11,815 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। छिंदवाड़ा का नाम छिंदवाड़ा कैसे पड़ा? देखिए दोस्तों आपको उत्तर में क्या दिया हुआ है, छिंदवाड़ा में छिंद यानी ताड़ के पेड़ बहुत अधिक संख्या में है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? छिंदवाड़ा पड़ा, ठीक है ना। किसी समय में यहाँ शेरों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए इससे पहले इसका नाम सिंहवाड़ा था, ठीक है, सिंहवाड़ा था जब यहाँ पर शेरों की संख्या बहुत अधिक थी। तो दोस्तों छिंदवाड़ा का छिंद यानी जो ताड़ के पेड़ है इसकी अधिक संख्या होने के कारण इसका नाम छिंदवाड़ा पड़ा, ठीक है। कुंडलपुर जैन तीर्थ स्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह दमोह जिले में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? कुंडलपुर जैन स्थित दमोह जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा कि दमोह जिले को ही, ठीक है, दमोह जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क डिंडोरी जिले में स्थित है, ठीक है ना, और यह एक जीवाश्म पार्क है जो कि केवल 270 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। किस जिले में है? डिंडोरी जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो दोस्तों वो भी कौन सा जिला है? डिंडोरी जिला ही है, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 94 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं बार बार, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है, आपको विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, आपको आंसर पता चल रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले को चूना नगरी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का वह कटनी जिला है जिसे चूना नगरी या चूने के पत्थरों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तानसेन का देहांत कहाँ हुआ? तो दोस्तों इसका जो देहांत है वो कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था, ठीक है। सम्राट अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ? तो दोस्तों कटनी जिले के रूपनाथ नामक, ठीक है, कटनी जिले के रूपनाथ नामक स्थान पर पाली भाषा में लिखित, किस भाषा में लिखित? पाली भाषा में लिखित सम्राट अशोक का जो मौर्यकालीन अभिलेख है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर मिल गया, ठीक है। कटनी जिले के रूपनाथ नामक स्थान पर किस भाषा में? पाली भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, मुक्तगिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थान मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर जैन धर्म के कितने मंदिर स्थित हैं? 56, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सभी को पता है कि तानसेन की इच्छा के अनुसार इनका मकबरा जो है सूफी संत मोहम्मद गौस की ग्वालियर स्थित समाधि के बगल में बनाया गया है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर है, ग्वालियर में। और इसी के समाधि के बगल में बनाया गया है किसका मकबरा? तानसेन का, ठीक है, यह उनकी इच्छा थी।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बार 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 पूछे जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाते हैं तो आपको एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।